हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, निर्माण और उद्योग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों, दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति या आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योगों के प्रकार देख लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को वृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में समांतर, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। उद्योगों की स्थिति देखते हैं। उद्योग की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। जैसे दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट हमको अन्य वस्तुओं पर दिखने लगा था। कच्चा माल, भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित हैं? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन, पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों जैसे बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित है, अथवा लौह अयस्क के स्रोतों जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति, शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं बाजार। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होती है। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, इसमें भार ह्रास नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं, उदाहरणार्थ मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि। पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं में की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पाद का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पतन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन, क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के
अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए। रेल लाइन बिछाने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। श्रम। क्या हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? उद्योग को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है और तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमने यहाँ समझा कि उद्योगों की स्थिति के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा माल, शक्ति, बाजार, परिवहन और श्रम। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक कारक। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं का यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेद मूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में उपनिवेशवाद क्या होता है इसको बता रखा है। अगर आपने वहाँ से नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ हम एक मोटा मोटी बता देते हैं। उपनिवेश होता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश पे अपना वर्चस्व स्थापित करता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, और उसका शोषण करता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और उपनिवेशवाद वही होगा जब केंद्र में उपनिवेश होगा। औद्योगिक नीति। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। मुख्य उद्योग। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग और अवगम प्रौद्योगिकी उद्योग की भी विवेचना की जाएगी। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसह मृत्तिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल अर्थात भार ह्रास वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाना और छोटे इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने, टिस्को। अब देखते हैं टिस्को के बारे में। टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है। संयंत्र को पानी सुवर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों से, लोहा नोआमंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खानो उड़ीसा से और कोककारी कोयला झड़िया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। हम देखते हैं भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। इसको भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया।
1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको के सहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयल स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों जैसे रानीगंज, झड़िया, रामगढ़ के निकट कोलकाता, आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित हैं। लौह सिंह भूमि झारखंड से आता है, जब दामोदर नदी की सहायक नदी बड़ाकर से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी के लॉयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, जिनमें जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र हैं राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है, क्योंकि ये निकटस्थ झड़िया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई एवं 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ लौह अयस्क ढल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्तिगृह से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और 1962 में उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झड़िया कोयला पेटी में स्थित है और लौह अयस्क नोआमुंडी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन NEDVC से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयले ले जाते हैं। अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। अन्य इस्पात संयंत्र चतुर्थ योजना के समय स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होशपेट कर्नाटक में विकसित किया गया। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क, चूना
पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती है और उसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित कर देती है। हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छींड और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएं पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे। ये मैनचेस्टर और लिवरपूल ब्रिटेन का शहर है और वहाँ तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूके की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यह श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था, इसलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बाद में दो और मिलें, शाहपुर मिल और कैलिको मिल, अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और इस उद्योग को एक बड़ा प्रतिशरण झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः यह उद्योग फिर से विकसित हो गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को दो सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, संगठित और असंगठित। विकेंद्रित सेक्टर में के अंतर्गत हथकरघों और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादनों में तेजी से कमी आई है। यह 20 शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में केवल 6% रह गया है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत हथकरघों द्वारा अधिक उत्पादित किया जाता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता, अतः अन्य दूसरे कारक जैसे करघों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरै और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर और बड़ोदरा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। पतन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें
स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहाँ एक या एक से अधिक अनुकूल अवस्थिति कारक विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक हैं। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं और उनमें से अधिकांश कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती है। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलों के अवस्थित होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोडिन, थंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूरू और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। वहाँ अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यूपी में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुनी वृद्धि हुई है। सूती कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की और कौन सी समस्याएं हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम चीनी उद्योग के बारे में जानते हैं। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांडसारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और यूपी के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में है, विकसित हुआ और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में हैं। चीनी उत्पादन में यूपी का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग 2 पेटियां गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच हैं। तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में विस्तृत है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया
मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब का सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक हैं। हरियाणा में चीनी मिलें यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिल सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसद और भावनगर जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। अब हम देखते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और परिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉलीमर, दूसरा है कृत्रिम रेशे, तीसरा है इलास्टोमर्स, चौथा है पृष्ठ संक्रियक। मुंबई सेल रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग उड़ैया यूपी, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नागोथानी रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL सार्वजनिक सेक्टर में आती है और यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशों से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा पेट्रोकिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद कई अन्य कंपनियां बन गई। मुंबई, बरौनी, मेटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाइयाँ लघु पैमाने के सेक्टर में है। यह उद्योग पुनः चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लिष्ट तंतु का अपने मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षालनता, धोने पर ना सिकुड़ने के गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिएस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं उधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथक्करणीय वस्तु बन चुकी है और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब है ज्ञान आधारित उद्योग। अवगम प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पावर्स बनाए हैं। IT सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के GDP के लगभग 2% के लिए उत्तरदायी है। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है और अवगम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। फिर भी हार्डवेयर विकास सेक्टर में भारत को अभी भी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करनी है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रति वर्ष लगभग 2 गुना हो रहा है। दोस्तों, आज हमने उद्योग और उद्योग के प्रकारों को जाना और हम नेक्स्ट वीडियो में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास को कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।